सो दीपित, अगर कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, आपके पास डे वन पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप एक पूरी टीम हायर कर बिल्कुल, सकें, बिल्कुल। या आप कोई बहुत हेवी मशीनरी में कैपिटल इंटेंसिव कुछ भी या स्टार्ट कर टेक्नोलॉजी में सकें. इन्वेस्ट कर सके। दैट्स राइट. तो आई थिंक एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ट्राई टू बी एन ऑलराउंडर. बाय दैट आई मीन, ट्राइंग से मेरा मतलब ये है कि यू हैव टू बी ग्रेट एट अ फ्यू थिंग्स, बट यू ओनली हैव टू बी गुड इनफ एट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ताकि वो चल जाए। दैट्स राइट. एंड धीरे धीरे जब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आए आपके बिजनेस में व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, व्हेन यू नो थिंग्स आर वर्किंग आउट, और फॉर दैट मैटर व्हेन यू हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, आप उस टाइम पे धीरे धीरे अपनी टीम्स बनाइए, एक्सपैंड करिए. That's how we did. Now we have a different team for logistics. एक हमारी QC की बहुत अच्छी टीम है, हमारी woodworking टीम है, polishing टीम है, हमारी marketing टीम बहुत ही ज़्यादा amazing है. So धीरे धीरे, I mean, it's about taking baby steps, try and managing lot of things by yourself in the beginning, and then eventually building the right team. Okay. बट अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, जैसे आपने बोला कि इतना कुछ कैसे मैनेज करा, तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट आता है डिसिप्लिन के साथ और चीजें प्रायोरिटाइज करने से. मतलब आई फील टू डू लिस्ट इज नॉट अ प्लान, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स फर्स्ट. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपित जैन और आप देख रहे हैं मेकिंग सेंस विद दीपित. दोस्तों, आज के मेरे जो गेस्ट हैं उनकी जर्नी ना सिर्फ एंटरप्रेन्योरियल है बल्कि बहुत ज़्यादा म्यूजिकल भी है. दोस्तों, 20 साल की उम्र में जब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉलेज की सेकेंड ईयर में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज 10 साल के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी इन्होंने खड़ी कर दी है. आई एम श्योर आप में से बहुत लोग समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं क्लैपबॉक्स की. और आज मेरे साथ हैं क्लैपबॉक्स ब्रांड के फाउंडर वैभव. तो वैभव, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक म्यूजिशियन है एट हार्ट, तो म्यूजिशियन से बिजनेस में आने की ये जो जर्नी है, ये कैसे हुई शुरू आपकी? बेसिकली स्कूल टाइम से ही मैं म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड था. आई वाज अ ड्रमर बैक इन माय स्कूल डेज. कॉलेज में भी मैं ड्रम्स प्ले करता था. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे को बिजनेस में हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था. लॉट ऑफ पीपल फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग, बट आई रियली डोंट नो हाउ, बट आई हैड दिस क्लैरिटी सिंस फॉरएवर कि मेरे को बिजनेस ही करना है आगे चल के. जब मैं 11th-12th क्लास में आया तो मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस रिलेटेड बुक्स भी पढ़ा करता था. एंड तो बस यही इच्छा थी कहीं ना कहीं किसी दिन बिजनेस करूँ, बट मैं म्यूजिशियन भी बनना चाहता था. तो यू नो, जब हमें स्कूल में पूछते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो लोग बोलते हैं मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है. जी. मुझे म्यूजिशियन भी बनना था, मुझे बिजनेसमैन भी बनना था. तो जब मैं कॉलेज में आया, like I told you, मैं ड्रमर था अपने कॉलेज बैंड का. एंड वी यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस. हम लोग बहुत जगह शोज करते थे. एंड मैं अपने बैंड का लीड ड्रमर था. तो आई वाज नेचुरली अ पार्ट ऑफ ऑल द कॉम्पिटिशंस. एंड होता क्या था कि हमको ना मोस्टली जगहों पे अपनी ड्रम किट कैरी करनी पड़ती एज ड्रमर्स. काफ़ी जगहों की ड्रम किट्स हमारे हिसाब से हमें समझ नहीं आती थी. कई जगह पे ड्रम किट्स की कंडीशन अच्छी नहीं होती थी, हम जाते थे तो. और ड्रम किट कैरी करना आई गेस बहुत कम्बसम टास्क है. एग्जैक्टली, दैट वाज द प्रॉब्लम. अब मुझे याद है कि मैं पहले तो एक व्हीकल हायर करता था अपने घर से, पूरी ड्रम किट डिसमेंटल करके उसको गाड़ी में लोड करके फिर हम लोग जाते थे वहां पे, फिर असेंबल करते थे. तो ये बहुत मुश्किल टास्क था. फिर नाउ दिस वाज इन माय सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, जब एक फेस्ट होता है IIT कानपुर में, इट्स कॉल्ड अंतराग्नि. तो वी हैड टू गो पार्टिसिपेट देयर. तो मेरे म्यूजिक सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट था, उसने मुझे बोला, वैभव तुझे पता है ना, तुझे अपने साथ ड्रम किट कैरी करनी है. ओके. मैंने कहा यार कैसे कैरी करेंगे? उसने कहा यार, वो भी कानपुर. हाँ एग्जैक्टली. उसने कहा यार हम ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में ले चलेंगे. मैंने कहा यार तू पागल है, कैसी बातें कर रहा है? So we started thinking, and someone from our band suggested कि वैभव तू ना cajon ले ले. And he started explaining कि cajon ना it's like a substitute for a full-fledged drum kit. It's very portable. तो उसको easily उसका बैग बनवा के shoulders पे carry कर सकता है. It's very light in weight.
एंड आई थॉट इट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया. तो मैंने वही अप्रोच ली जो कोई भी म्यूजिशियन लेता. आई स्टार्टेड विजिटिंग म्यूजिक स्टोर्स टू बाय अ cajon for myself. बट सरप्राइजिंगली दीपित, मैं इतने सारे म्यूजिक स्टोर्स पे गया, एंड मैं आपको आज से 9-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ. I was so surprised. A lot of music stores did not understand what a What a cajon was. cajon is. ये कब की बात है approximately? This is 2016. 2016. Okay. हाँ. Not long back, about 10 years. 10 years back. कुछ लोग इसको प्रोनाउंस ही गलत करते थे. मैं स्टोर पे जाता था तो the way you spell it is CAJON. It's a Spanish word. तो लोग काजोन बोलते हैं. हाँ, स्टोर ओनर्स बोल रहे हैं कि अच्छा आप काजोन चाहिए. एंड मोस्टली स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं था. एंड जिन भी गिने चुने स्टोर्स पे अवेलेबल था, इट वाज सुपर एक्सपेंसिव. आई कुड नॉट फाइंड एनी cajon लेस देन 18 to 20,000 rupees, and these were all imported brands. जी. Obviously जब import करते हैं तो import हाँ, duties महंगा हो पड़ती जाता हैं. है. They must be Meinl or LP and all those Correct. brands. All these big brands, global brands. These are, by the way, legacy 150-year-old companies. तो एज अ कॉलेज स्टूडेंट मेरा बजट इतना नहीं होता था. हमें एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती थी. एंड आई रियलाइज्ड कि घूमने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता एक 20,000 का cajon लेना. एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. अब समझ नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करे. कंपटीशन के लिए पूरे साल प्रिपेयर भी करा है, अब जा ही नहीं पाएंगे, या ड्रम किट कैसे लेके जाएं. एंड इट वॉज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दैट इट स्ट्रक कि यार एक काम करता हूँ ना, मैं कुछ जुगाड़ करके खुद के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ. सो इट वाज अ बिजार आइडिया. आई मीन थिंकिंग अबाउट इट नाउ, पता नहीं वो कैसे आया आइडिया. बट देन आई हायर्ड अ कपल ऑफ कारपेंटर्स, सैट डाउन विद देम फॉर अ कपल ऑफ डेज. कुछ अपनी बेसिक रिसर्च करी. कुछ बहुत फैंसी नहीं बनाना था, कुछ जुगाड़ू चीज बनानी थी उस कंपटीशन के लिए. उनके साथ एक हफ्ता बैठा और मैंने कुछ बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज लगाकर एक डब्बा जैसा कुछ बना लिया मैंने कि अरे इस पे बैठ के हम कुछ तो हो जाएगा, बजा सकते हैं. अब इसको हम जब कानपुर लेके गए, हम लोगों ने स्टेज पे परफॉर्म करा. एंड द मोमेंट आई गॉट ऑफ द स्टेज, आई हैड अ कपल ऑफ म्यूजिशियंस हु वर माय कंपेटिटर्स, हु माय को-पार्टिसिपेंट्स वॉक अप टू मी एंड टेल मी कि यार जब तू इसको ऊपर लेके जा रहा था स्टेज पे, तो हम सब हंस रहे थे कि हम अपनी ड्रम किट्स लेके आए हैं, या हम इतने महंगे महंगे cajon लेके आए हैं हमारे कॉलेज के, बट तू पता नहीं क्या फनी सा इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा है. बट व्हेन यू स्टार्टेड प्लेइंग इट ना, इट साउंडेड डिसेंट ओनली. मतलब सही था यार. और देख के पता चला कि कोई सस्ती चीज है. तो यार हमें बता देना तूने कहाँ से लिया, हम भी अपने ले लेंगे. आई टुक अ पॉज. आई डोंट नो क्या हुआ मुझे. After 10 seconds, I said, dude, I make these. आप मेरे से खरीद लो ना. That is how the journey actually started. Okay. So 1 से 2 cajons, 2 से 4 cajons, purely on the basis of word of mouth. आज 9 साल complete हो गए हैं हमें पूरे, and we are a family of almost 10 lakh customers. जी. So this is my journey. और बस ऐसे ही musician से बिजनेस में ट्रांजिशन हुआ. बट इफ यू थिंक अबाउट इट दीपित, Clapbox is the combination of two things that I always loved the most, that I was passionate about the most: music and a business. Exactly. So you were finally successful दोनों चीजों को कंबाइन करने में. Exactly. And उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. You are doing what you like. Absolutely. That's right. सो जब आपने स्टार्ट किया, जैसे 1 से 2 म्यूजिशियन हुए, 2 से 4 हुए, तो एक टाइम आया होगा जब आपको रियलाइज हुआ कि भाई अब ये बिजनेस बन सकता है मेरा ना. भाई वो शौक से थोड़ा सा डिफरेंट स्टेज पर चला गया. That's right. बट उम्र तो आपकी छोटी थी. यू वर इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज. 20 साल की उम्र है. तो क्या क्या चैलेंजेस थे? देवर फाइनेंशियल चैलेंजेस, या लोगों को कभी लगता था कि भाई ये तो क्या करेगा, छोटा सा लड़का है? तो किस टाइप की दिक्कतें आई उस समय आपको? एक्चुअली दीपित, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो किसी भी एज में, आपको चैलेंजेस तो तरह तरह के आते हैं. जी हाँ. फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा चैलेंज था इंस्ट्रूमेंट बनाना, प्रोडक्ट बिल्ड करना. बट अगेन दैट चैलेंज इज देयर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट योर एज इज. आप किसी भी एज में कोई मैन्युफैक्चरिंग में घुसोगे तो प्रोडक्ट बिल्ड करना तो चैलेंज रहेगा, बट
टू आंसर योर क्वेश्चन कि एज अ 20-year-old एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर क्या चैलेंजेस थे, तो वो बड़े डिफरेंट थे. आज सुन के थोड़े फनी लगते हैं, बट एक उसमें चैलेंज था टू बी एबल टू स्केल अप माई बिजनेस. हम लोग एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हम क्या करना चाहते हैं. हम अपना प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, हम अपना प्रोडक्ट म्यूजिक स्टोर्स को सेल करना चाहते हैं ताकि वो म्यूजिक स्टोर्स इवेंचुअली अब रिटेल करे एंड कस्टमर को. जी. तो मैं जिस भी म्यूजिक स्टोर जाता अपना प्रोडक्ट लेकर, मैं उनसे मीटिंग सेटअप करता टाइम लेकर, एंड दे यूज्ड टू इंस्पेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, उसको अच्छे से बजा के देखते, एंड ऑल द म्यूजिक स्टोर्स वुड टेल मी, वैभव यार क्या प्रोडक्ट बनाया आपने, it's top notch, it's the finishing is amazing, it sounds absolutely phenomenal. But हम ना आपसे ये इंस्ट्रूमेंट ले नहीं सकते. क्यों? एग्जैक्टली मेरा भी ये क्वेश्चन होता क्यों नहीं ले सकते. तो कुछ ओनर्स तो म्यूजिक स्टोर ओनर्स तो बताते ही नहीं थे क्या रीजन है. फिर मैं उस एक म्यूजिक स्टोर गया जहाँ के ओनर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने प्रोडक्ट की तारीफ करने के बाद बोला, he had the same इनपुट कि हम नहीं ले सकते. आई सेड कि यार अंकल ये तो ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है. आई सेड देखो यार वैभव, प्रॉब्लम ये है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट हमें सेल करने की कोशिश कर रहे हो ना, इट्स अ टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट. इसके यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरर्स नहीं है इंडिया में. दीज आर ओनली इम्पोर्टेड, आज तक इम्पोर्ट हुए हैं. और अगर यू आर अ 20-year-old boy, if tomorrow what is your credibility if tomorrow you stop taking our calls, exactly, or you're a college student, you let's say for example decide on going for an MBA abroad, exactly, and you shut down your company, who is going to fulfill your promises of the after sales support and warranty that we commit to our end customers. हाँ जी. कल को 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो आए कि इस प्रोडक्ट में ये टेक्निकल इशू आ गया है, हम उनको क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, कि हम मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट नहीं कर पाए. बिल्कुल. एंड आई मीन मेरे को अपनी सीरियसनेस प्रूव करने में ही प्रॉब्लम हो रही थी. बट देन आई फिगर्ड आउट द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, व्हिच वाज टू सेल दिस इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन ऑन Amazon एंड ई-कॉमर्स, क्योंकि वहां पे किसी को आपकी एज नहीं पता. जी बिल्कुल. तो हमने Amazon पे लिस्ट करा, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करा, वहाँ पे कुछ मार्केटिंग करी, धीरे धीरे 6-8 महीने बाद, साल बाद ब्रांड बिल्ड हुआ. ऑफलाइन चैनल में डीलर्स ने देखा कि यार ये बच्चा सीरियस है एंड ही इज एक्चुअली डूइंग वेल. और तो यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड नो दीपित, उसके बाद वी नेवर कॉन्टैक्टेड एनी स्टोर. ओके. ऑल क्वेरीज आती थी, सब इनबाउंड क्वेरीज आई हैं, सब इनबाउंड परचेजेस हुए हैं. वी नेवर हैड टू कॉल अप और रिक्वेस्ट एनी स्टोर कि हम ऐसा ब्रांड है. ऑनलाइन ब्रांड इतना अच्छा बिल्ड करा हमने कि सब इनबाउंड हमें क्वेरीज आई. तो ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड करते समय कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे लोग कहते हैं रिटर्न्स वगैरह आ रहे हैं अमेज़न पर, तो उसको आप कैसे हैंडल करते थे फिर? देखिए रिटर्न्स तो इट्स अ पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन बिजनेस. आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, most of these e-commerce platforms these are not seller centric, they are customer centric. Yes. ये लोग कस्टमर को प्रायोरिटाइज करते हैं, सेलर्स को नहीं करते. बिल्कुल. तो हाँ, रिटर्न्स रहते हैं. अगर आपका इंस्ट्रूमेंट लेट्स से डैमेज पहुंचे तो आपको रिटर्न आएगा. अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छे साउंड नहीं कर रहा तो आपको रिटर्न कर देगा कस्टमर. या हो सकता है कस्टमर को समझ ही नहीं आया, उसने कुछ और सोच के मंगाया था. Exactly. And lot of people don't know this, but the seller actually has to bear these costs. Okay. जो रिटर्न आता है आपके पास, okay. Even the logistics cost. Okay. आपके पास इंस्ट्रूमेंट डैमेज आ जाता है, है ना? तो the idea is to try and minimize the return rate as much as possible. उसके लिए आप ऐसे इंश्योर कर सकते हो कि पैकेजिंग आपकी बिल्कुल टॉप नॉच हो, ताकि क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट तो वुडन है, बिल्कुल फ्रेजाइल है, टूटने का डर रहता है, क्रैक हो सकता है. बट देन वी एक्सपोर्ट ऑल्सो नाउ टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज. हम लॉजिस्टिक्स ऑन अ डेली बेसिस वी हैव टू शिप थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तो वी हैड टू इंश्योर कि पैकेजिंग बहुत सॉलिड हो. अपार्ट फ्रॉम दैट QCs हमारे इतने स्ट्रांग रहे हैं, हमने QC पे सबसे ज़्यादा फोकस करा है कि वो जो कस्टमर
कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आने का डर रहता है या कोई chance स्कोप कम हो रहता है, वो जाएगा। चांस इट्स नेक्स्ट टू जीरो। तो ये है। बट कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम्स आई फेस एज अ 20-year-old, मैं आपको सबसे फनी प्रॉब्लम बता रहा जी। हूँ, बट ये प्रॉब्लम थी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कि मैं बिजनेस कि करना मेरे को चाहता हूँ। बिजनेस करने दो। हाँ। So my parents always wanted me to go for an MBA and to take up a job in the corporate world. And it was a task to convince them कि मम्मी पापा मेरे को और वो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के लिए जिसको कोई जानता नहीं था उस एग्जैक्टली समय, हाँ। जिसकी मार्केट का किसी को पता ही नहीं अंदाजा ही था, नहीं था कि ये कितनी बड़ी हो सकती है जी, जी। एक टाइम पे जाकर। जी। And I mean, your parents always wish the best for you. Of course. They want you to have a stable life. बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा उन्हें समझाया, एंड देन इवेंचुअली आई मेड देम अंडरस्टैंड कि देखो आई एम वेरी यंग राइट नाउ, आई हैव एटलीस्ट 3 or a 4 year window from now to try my hands on things that I want to be doing every single day for the rest और of my नहीं life. चला तो वापस कन्वेंशनल रूट पर आ ही जाएंगे। एग्जैक्टली तो वो ये बात समझे। तो मेरी एक एडवाइस है सब यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि आपके फ्रेंड्स आके कुछ बोलेंगे, रिलेटिव्स आके बहुत कुछ बोलेंगे, पेरेंट्स आके इन्फ्लुएंस होंगे कि ये मत करना, तू एक कन्वेंशनल रूट ले ले, तू एक स्टेबल करियर पाथ ले ले। बट इफ यू आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग, सिट डाउन विद योर पेरेंट्स, और अपने ही माँ बाप है यार, सब मान जाएंगे अगर तुम उन्हें दिल से मनाने की कोशिश करोगे। बिल्कुल। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फेस करी। ओके, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो अभी इतने सालों में अब ऑलमोस्ट 10 साल आपको हो गए हैं एंड 10 लाख के करीब आप कस्टमर्स सर्व कर चुके हो, एग्जिस्टिंग भी हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी फ्यूचर आने वाले 2-4-5 साल के लिए क्या आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल? So our plan is to introduce a lot more new products. Okay. That's number one. हम लोग specifically percussion category में बहुत सारी नई चीज़ें लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। एक के बाद एक हमारे बहुत सारे लॉन्चेस प्लान्ड आउट हैं। ऑनेस्टली हमारी नेक्स्ट 5 year में क्या लॉन्चेस होने हैं ये कभी भी प्लान नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट 2 साल में क्या लॉन्च करना है वो तो जरूर प्लान कोई होता एक है। आधा प्रोडक्ट आप बताना चाहोगे क्या आप लाने वाले हो? हम लोग bongos पे वर्क कर रहे हैं। Okay. So we're going to come up with very good quality bongos. Okay. Even djembes also for that matter. उसके अलावा 2-3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अभी पेटेंट प्रोसेस में है, तो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मे बी ऑफ द कैमरा मैं आपको जरूर बताऊंगा, बिकॉज वी हैव दैट बॉन्ड विद ईच अदर। हम लोग वी नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 7 years। आपने मेरी जर्नी देखी है बिल्कुल 7 साल से। तो आई रियली चेरिश दैट बॉन्ड दैट वी हैव। And so this is our plan for the next 5 years. Yes, talking about scaling up internationally, तो हम लोग बहुत hardcore exports में already घुसे हुए हैं last 2 years से। We are exporting to the US, we are exporting to Europe, Turkey, Mauritius, Nepal on a very large scale. Okay. So we want to be a global brand. तो कैसा रिस्पॉन्स आता है जब अलग अलग कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप में भी, एशिया में भी, यूएसए में भी, तो वहाँ के लोग कैसा, मतलब उसको क्या फीडबैक आया आपके पास में कि ऑलरेडी वहाँ पर भी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, प्लस देयर आर मेनी चाइनीज ब्रांड्स जो कि काउंट्स बना रहे हैं इस प्राइस रेंज में, इस प्राइस रेंज में आप ऑपरेट करते हो प्राइमरली, बिकॉज आई थिंक आपका जो, अगर हम इंडिया के प्राइस के हिसाब से ऑपरेट करें तो आई थिंक $100, $50 ये आपका एवरेज प्राइस है। That's right. है ना? तो इतने सारे ब्रांड्स हैं इस कैटेगरी में, तो कैसे पोजीशनिंग होती है और क्या रिस्पॉन्स मिलता है आपको? But I think with Indian market is very different from the global market. Indian market is very price sensitive, is what I have realized. अगर हम US या यूरोप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो इतने ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव नहीं होते, बट उनको क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली सिंस द इंसेप्शन ऑफ द ब्रांड, हमारी विजन ये रही है कि प्राइस तो अफोर्डेबल करना ही है कस्टमर्स के लिए, बट द क्वालिटी हैज़ टू बी it has to be flawless. और हमारे कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं लाइक द एडजस्टेबल स्नेयर काहन एंड ऐसे ऐसे हमारे इनोवेशंस हैं जो ग्लोबल मार्केट में लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ओके, सो आई डोंट सी चाइनीज प्रोडक्ट्स एज अ कंपेटिटर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स उनसे काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हैं। प्राइस रेंज में भी, मतलब अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो हमारे प्रोडक्ट्स 3000 से लेकर
आज जो हमारा हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट है काहोन्स की कैटेगरी में, वो करीब 12,000 का है. Okay. हाँ. So yeah, So it's a decent price according to the Indian market, because I think जो imported काउन है वो तो 12-15 हज़ार से स्टार्ट होते हैं. Exactly. And 12-15 हज़ार में बहुत बेसिक काउन मिलता है जिसमें एडजस्टेबल स्नेयर भी नहीं होता है ना. बिल्कुल आपने सही बोला. तो ये जो वुड आप लोग यूज करते हो, ये कोई स्पेशलाइज्ड वुड होती है, यू सीजन इट, या डायरेक्टली सोर्स करके आप इसको यूज कर सकते हैं? हम लोग डायरेक्टली सोर्स करके यूज करते हैं. ओके. तो इसमें गिटार्स की तरह कोई सीजनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ड्राई करने की, या जैसे बाकी इंस्ट्रूमेंट्स में होता है? नहीं, कुछ वुड को करने की जरूरत पड़ती है. Okay. बट मोस्टली जो हम वुड यूज करते हैं उसमें इतनी नीड नहीं पड़ती है. Okay. वी यूज ऑल काइंड्स ऑफ वुड बाय द वे. हम बर्च, टीक, ओक, एबनी, MDF, हम बहुत तरह की वुड, एंड द वुड हैज टू बी हैंड पिक्ड. ओके. क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट में अगर थोड़ी सी भी वुड की थिकनेस ऊपर नीचे हो गई तो उसकी साउंड रेजोनेशन में बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है. बिल्कुल. तो वुड प्रोक्योरमेंट इज अ टास्क. वो एक चैलेंज है, बट खैर इट हैज टू बी कंसिस्टेंट. लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं बिजनेस के, खासतौर से आपके केस में आपने बहुत अच्छे से इनको हैंडल किया, मैनेज किया. उसके बारे में बताइए कि कैसे आप चारों चीज़ें एक साथ अच्छे से मैनेज कर पाए राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो दीपित, अगर कोई भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, आपके पास डे 1 पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि आप एक पूरी टीम हायर कर सकें, या आप कोई बहुत हेवी मशीनरी में कैपिटल इंटेंसिव कुछ भी स्टार्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकें. दैट्स राइट. तो आई थिंक एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ट्राई टू बी एन ऑलराउंडर. बाय दैट आई मीन, ट्राइंग से मेरा मतलब ये है कि यू हैव टू बी ग्रेट एट अ फ्यू थिंग्स, बट यू ओनली हैव टू बी गुड इनफ एट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ताकि वो चल जाए. दैट्स राइट. एंड धीरे धीरे जब एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आए आपके बिजनेस में, when you're confident, when you know things are working out, or for that matter when you have the required resources, आप उस टाइम पे धीरे धीरे अपनी टीम्स बनाइए, एक्सपैंड करिए. That's how we did. Now we have a different team for logistics. एक हमारी QC की बहुत अच्छी टीम है, हमारी woodworking टीम है, polishing टीम है, हमारी marketing टीम बहुत ही ज़्यादा amazing है. So धीरे धीरे, I mean, it's about taking baby steps, try and managing lot of things by yourself in the beginning, and then eventually building the right team. Okay. बट अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूं, जैसे आपने बोला कि इतना कुछ कैसे मैनेज करा, तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट आता है डिसिप्लिन के साथ और चीजें प्रायोरिटाइज करने से. मतलब आई फील टू डू लिस्ट इज नॉट अ प्लान, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स फर्स्ट. तो एक जो डिसिप्लिन है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको अपना टाइम बड़ी स्ट्रेटेजिकली एक ठीक तरह से डिसिप्लिन वे में स्पेंड करना है, तभी आप चीजें अच्छे से बिल्ड कर पाओगे. That's very necessary, especially in the beginning, जब एक nascent stage होता है बिजनेस का. टाइम का भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. बिल्कुल. If you don't plan your day, your day will plan itself. Of course. So you should be the one taking control of it. Of course. तो आपकी जर्नी में कुछ ऐसा भी पॉइंट आया जब आपको लगा कि नहीं यार, ये वाला धंधा तो चल नहीं पा रहा है, या कभी कोई लो फीलिंग आई? होता ही है, सब बिजनेसेस में होता है, आई एम श्योर. तो कब ऐसा आपको लगा, या कोई ऐसा पॉइंट रहा, उसके बारे में आप बताना चाहें हम? पता है दीपित, ऐसे बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं. आज भी ऐसा कहीं ना कहीं आ जाता है दिल में कि यार क्या यार, हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा. स्पेशली अर्ली डेज ऑफ बिजनेस में तो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट होता था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, लोग मेरे से प्रोडक्ट नहीं ले रहे, क्या मैं सही प्रोडक्ट बिल्ड कर पाऊंगा, क्या मैं सही टीम बिल्ड कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी विजन जो है उसको फुलफिल कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. तो आप एक सेल्फ डाउट के फेज में ना बहुत बार आते हो, स्पेशली इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर बिजनेस. बट आई थिंक यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. पेशेंस इज द की, आई वुड से, बिकॉज यू नीड टू रियलाइज दैट गुड थिंग्स टेक टाइम, and at the end of the day you're not building a small house, you want to build an empire. If that's the vision, then there is nothing known as overnight success. Exactly. So I was very patient throughout, and again मेरा तो ये फंडा है कि if you're doing something that you love doing, then work doesn't feel like work. It feels effortless. You should enjoy every day. है ना?
तो अगर कोई ऐसा चैलेंज आ भी जाता है जिसमें यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि हो सकता है नहीं हो सकता, your love for that problem, the problem that you're solving is so much that it doesn't let you give up. Exactly. So you should always follow your passion. Exactly. तो कुछ ऐसे अपने आइडियाज़ या बिजनेसेस के बारे में बताइए, या जो आपने कुछ स्ट्रैटेजी ऐसी प्लान करी हो या कोई प्रोडक्ट प्लान करा हो जो सक्सेस ना हो पाया, कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट्स आपने करी हो। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जिसमें से कुछ प्रोडक्ट्स नहीं भी चलते, कुछ प्रोडक्ट्स चल जाते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट वर्किंग। मैंने अपनी लाइफ में अपनी फेल्ड प्रोडक्ट से या फेल्ड आइडियाज से बहुत कुछ सीखा है, एंड आई थिंक एज अ बिजनेस ओनर एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आई थिंक आप भी ऐसा ही फील करते हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। है ना। मुझे याद है जब मैं व्हेन आई वाज 18 years old आई स्टार्ट माय फर्स्ट कंपनी। मैं अपने कॉलेज में ना प्रिंटेड हुडीज और टी शर्ट्स सेल करता था। अच्छा। तो उसमें एक सेटबैक मैंने देखा था जहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया मुझे, बट उन्होंने मुझे हुडीज रिटर्न कर दी कि आपकी हुडीज तो 2 हफ्ते में फट गई हैं सारी। ओके। एंड आई हैड टू रिटर्न द मनी। ओके। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि यार कस्टमर भगवान होता है। तुम्हें कस्टमर को प्रायोरिटाइज करना ही करना है, नहीं तो कैसे चलेगा काम, नहीं तो कैसे चलेगा। exactly. और उसी बिजनेस से मैंने पेशेंस सीखी। आई टेल यू व्हाई। क्योंकि मैं बड़ी जल्दी घबरा के ना वो मैंने बिजनेस बंद कर दिया। ओके। बट आज मुझे लगता है यार एक छोटा सा ही तो सेटबैक था। अगर मैं उसपे अभी हाइंडसाइट में अगर आप सोचोगे तो कुछ भी नहीं था वो चीज, कुछ भी नहीं था। बट मैंने उससे बड़े बड़े तो आई थिंक क्लब बॉक्स में हो गए होंगे। एग्जैक्टली। फिर ऐसे ही एट द एज ऑफ 19 जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज के एंड में था, तो एक और बिजनेस मैंने स्टार्ट करा था जहाँ पे हम रिकॉर्डिंग स्टूडियोज को लिस्ट करके उनके लिए एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहे थे। ओके। अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल। But we worked on it day and night for a year, only to realize at the end of that year that we were trying to solve a problem that never existed. Oh God. So, you know, उस failed business से lesson ये था कि your market research is very important. हाँ। Do not try to solve a problem that doesn't exist. आप ऐसा कोई product बनाओगे जो आपको लगता है लोग आपसे लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप एक्चुअली लोगों से पूछो, समझो कि क्या उन्हें वो प्रोडक्ट की जरूरत है। सो आई थिंक at Clapbox we are where we are today because of all the failed lessons, all the learnings from the failed events that I've had in my life so far. So मैं सबको ये बोलता हूँ कि had I not failed at those 2 ventures, आज शायद मैं Clapbox को इतना बड़ा बना ही नहीं पाता। यू सी क्लैपबॉक्स के टाइम पे शायद अभी भी ये नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन ये पता था कि क्या बिल्कुल नहीं करना। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताइए कि अब जैसे आने वाला टाइम सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एंड यू नो नाउ वी आर इनटू दैट एरा कि बहुत आसानी से हम किसी भी साउंड को सैम्पल कर लेते हैं। अच्छे हाई एंड सैम्पलर्स हैं, इवन परकशनिस्ट्स जो हैं, मतलब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि परकशनिस्ट आजकल सैम्पलर्स और ऑक्टोपैड्स वगैरह लेकर बैठते हैं। तो अब जैसे आप नए नए प्रोडक्ट्स इनोवेट कर रहे हो, या और भी कंपनीज हैं जो बोंगोस बना रहे हैं, मे बी टिम्बालीज हैं, क्लैप बॉक्सेस हैं, तो आपको क्या लगता है 5-7 साल बाद एक्चुअली फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रहेगी, या मतलब उतना ज़्यादा नहीं रह पाएगा वो? This is an excellent question. I feel yes, AI is taking over बहुत ज़्यादा फील्ड्स में, बहुत ज़्यादा जगह पे। म्यूजिक प्रोडक्शन में आई मीन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। आई मीन आजकल आप एक प्रॉम्प्ट दोगे तो पूरा गाना बन के आ जाता है। एग्जैक्टली। मैं इंस्टाग्राम पे इतनी सारी रील्स देखता हूँ कि कोई प्रोड्यूसर है जो अलग अलग सिंगर्स की वॉइस में एक ही गाना चला रहा है। सो दैट्स एस्टोनिशिंग, बहुत सरप्राइजिंग है। तो बहुत तेजी से एआई का इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक म्यूजिशियन को जो टच एंड फील चाहिए होता है ना, या एक ऑडियंस को भी जो इंटरेक्शन चाहिए होता है ना, वो एसेंस हमारे एक्चुअली फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही मिल सकती है। इनफैक्ट आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस। आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आंसर दिस। नहीं देखो, हम लोग तो डे इन डे आउट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, एंड फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। तो कस्टमर्स बहुत कोशिश करते हैं कि एआई को अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट कर लें,
बट 2 महीने 3 महीने 6 महीने के बाद उनको रियलाइज होता है कि नहीं यार, अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट की साउंड तो अकूस्टिक ही थी एंड वो वाला हमें फील नहीं मिल पा रही। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि फ्लाइंग में अभी ऑटोमेशन हो रही है, राइट, एरोप्लेन्स में मे बी 10 साल बाद लोग कहते हैं कि पायलट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आई पर्सनली फील कि यार अगर मैं उन 500 पैसेंजर्स में से होऊंगा और मेरे को कहा जाए कि बगैर पायलट के प्लेन में बैठो, मैं तो नहीं बैठूंगा, बिकॉज मुझे तो डर लगेगा कि भाई कोई तो बंदा होना चाहिए संभालने के लिए। सही बात है। तो ऐसे ही आई गेस जब एक ऑडियंस जो होता है ना कि टिकट देकर एक पर्टिकुलर परकशनिस्ट को या म्यूजिशियन को या सिंगर को देखने आए हैं, और अगर वो सब आर्टिफिशियल हो जाएगा तो वो चार्म ही खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई पर्सनली सी। तो वी होप कि चलता रहे एंड आप लोग नए नए इंस्ट्रूमेंट्स इनोवेट करो इसी बहाने। थैंक यू दीपेश। और जाते जाते वैभव, आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि जो यंग लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, ऑल्दो हम लोग भी बहुत यंग हैं बट फिर भी तो जो देख रहे हैं, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं या जो आपकी और मेरी तरह म्यूजिक को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि दे विल डू व्हाट दे लव टू डू, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? मैं एक म्यूजिक बेस्ड बिजनेस के बारे में ना बात करके कुछ जनरली जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है उनके बारे में बात करना चाहता हूं बेसिकली। सो आई थिंक if you're starting very young in life, it's important for you to have a mentor in your life. Who's a mentor? He's a guide, a coach, or an advisor who has been through a similar path that you want to work on. जो शायद अपने failures से already सीख के कुछ build कर चुका है। And I have been fortunate enough कि मेरी लाइफ में 2-3 ऐसे mentors रहे हैं जिन्होंने मेरा जो जर्नी में जो पाथ था उसको ड्रास्टिकली शॉर्टन करा है। Okay. So having a mentor in your life is very important. Okay. That's number one. Okay. उसके अलावा डिसिप्लिन और पेशेंस, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुके हैं। That's very important. मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड कर रहे हैं तो you have to be obsessed. You have to be obsessed not only with the product but also with your customer. You have to एक customer obsession होना चाहिए and you have to prioritize your customers over everything else, over everyone else बिल्कुल in your company. क्योंकि like I said, customer भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप उन्हें डिलीवर करोगे जो उन्हें चाहिए, a happy customer will get you 10 more happy customers, and those 10 will get hundreds of customers. That's the compounding effect. Exactly. But मेरा सबसे बड़ी जो मेरी एडवाइस है वो है एक aspiring entrepreneur को courageous होना चाहिए। Because I feel nobody has ever achieved anything big in any walks of life without courage and self-belief. And without taking risks. Yes. So एक risk taker होना चाहिए एक entrepreneur को, और courage is it's very very important. क्योंकि if you see Dipit, the most successful entrepreneurs out there जरूरी नहीं है कि वो smartest लोग हों, but उन्होंने वो leap of faith लिया. Exactly. They had that courage to take that risk. इसलिए वो आज वहां पर है। कुछ तो वो सही जगह पर सही समय पर रहे, उसकी वजह से उन्हें मिला, प्लस उन्होंने रिस्क भी लिया। तो इट्स नॉट ओनली लक, इट इज योर एफर्ट ऑल्सो जो कि आपको पुट इन करना पड़ेगा। एंड तभी कॉम्बिनेशन से एक एंटरप्रेन्योर बनता है, आई गेस। यस। चलो वैभव, आप स्टूडियो में आए, आपने टाइम निकाला और इतनी इंसाइटफुल और इतनी इंटरेस्टिंग आपके साथ कॉन्वर्सेशन रही है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपकी जर्नी से इंस्पायर होंगे एंड बहुत सारे नए नए इनोवेटिव बिजनेसेस हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, म्यूजिक में भी एंड अदरवाइज ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी किसी आइडिया को लेकर कंफ्यूज्ड है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे उसको आगे लेकर जाना है, तो आई एम श्योर वैभव की स्टोरी आपके लिए एक इंस्पिरेशन साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।